हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूनिट 4 का वन शॉट स्टार्ट करेंगे। ग्रामर्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज का कंप्लीट वन शॉट फिनिश होगा। ये रहा सिलेबस और सारे टॉपिक्स मैंने इस वन शॉट के अंदर कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखना, 100% इजी एक्सप्लेनेशन में हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप यूनिट फर्स्ट से देखो इस सब्जेक्ट को, ठीक है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि अगर आप यूनिट 4 ही पहले पढ़ रहे हो तो नहीं समझ में आएगा। पहले पता होना चाहिए एनएलपी क्या होता है। बहुत सारे की कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी हमने कवर किया है प्रीवियस लेक्चर में, राइट। अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, पीछे के सारे यूनिट कवर कर लो अच्छे से। अदरवाइज सब्जेक्ट के वहाँ पे वन शॉट आपको मिल जाएंगे, जाके आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना लेक्चर कैसा लगा। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है नोट्स का, वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा सिंपल सिलेबस, आप देख सकते हो। यूनिट का नाम है ग्रामर्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज, ठीक। ओके, तो यहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट होगी। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक हमें दिया है ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड वर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं, तो इसे ही समझ लेते हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे यूनिट का नाम है ग्रामर, तो ग्रामर क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है, ये सब यूनिट 3 में ही हमने देख लिया है, राइट। तो इसी वजह से वो चीज़ डायरेक्ट मैं टू द पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड वर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं, पहला टॉपिक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, देखो सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है आपका। जैसे सिंपल ये इंग्लिश वाला ही है, कुछ अलग यहाँ पे नहीं है, राइट। जो इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, राइट, जो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है वही। जैसे यहाँ पे इज, एम, आर, राइट, और वाज, वर, ये सब जो हमारे पास है ये क्या है, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब ही तो है, हेल्पिंग वर्ब, सिंपल। सो हेल्पिंग वर्ब्स दैट कम्स बिफोर द मेन वर्ब टू गिव एक्स्ट्रा मीनिंग लाइक टेंस, क्वेश्चन और एम्फेसिस। तो ये हमारे पास होता है बेसिकली हेल्पिंग वर्ब, और यू कैन से ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। जैसे सी इज प्लेइंग, तो यहाँ पे इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। तो ये चीज़ है जो कि मेन वर्ब के पहले आ रहा है, ये मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। ये तो क्लियर होगा, हैज़, हैव भी हमारा है, राइट, क्लियर होगा आई थिंक आपको, ठीक है। तो यही है आपका जो इज, हैव, डू, ये सब हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और यहाँ पे प्लेइंग, फिनिश, क्रिकेट, सॉरी फिनिश, प्लेइंग, ये सब हमारे क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्ब फ्रेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। वर्ब फ्रेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अब वर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। कोई सेंटेंस है, कोई वर्ड है, राइट, बेसिकली कोई सेंटेंस, अगर उस सेंटेंस में बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब भी आ रहा है और मेन वर्ब भी आ रहा है तो वो हमारा वर्ब फ्रेज होता है, ओके। जैसे इज प्लेइंग हो गया, ये हमारा वर्ब फ्रेज हो जाएगा। हैज ईटन, विल गो, आर स्टडिंग, राइट, ये सब हमारे वर्ब फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे सी इज प्लेइंग फुटबॉल, तो इज क्या है यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। इज प्लेइंग क्या है, वर्ब फ्रेज है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, ये सी हमारा नाउन होता है, राइट, मीन सब्जेक्ट है हमारा। यहाँ पे वर्ब फ्रेज हमारे पास इज प्लेइंग फुटबॉल, यही है हमारे पास, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भूलना मत, जो आपको हमें बताया था, राइट। सब्जेक्ट, देन आपको यहाँ पे मतलब कि स्टेट बतानी है उसकी, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर बताया था वही आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखो सिंपल, वाई इंपॉर्टेंट इन एनएलपी, क्यों हम यहाँ पे एनएलपी में ऑक्सिलरी वर्ब है और जो यहाँ पे वर्ब फ्रेज है क्यों मतलब इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि एक्शन पता चलता है किसी भी सेंटेंस का। एनएलपी का वही तो मतलब था कि जो सेंटेंस है उसको एक लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, या जो भी बेसिकली जो भी मशीन सिस्टम, जो भी एआई सिस्टम है वो कैसे ह्यूमन के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो सब यूज़ होता है इसमें, ठीक है। तो पार्सिंग में, ग्रामर चेकिंग में हेल्प करता है, सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इंप्रूव होती है, ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि इसमें दिया है, मूवमेंट इन लिंग्विस्टिक्स, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मूवमेंट इन लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या है, पहले तो ये मूवमेंट का मतलब यहाँ पे पता होना चाहिए। देखो कोई सेंटेंस अगर हमारे पास दिया है, अगर इस सेंटेंस में हम जो भी अलग सेंटेंस है, सिंपल सी बात है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलकर ही सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है ना, इस वर्ड्स को अगर हम चेंज कर दें, इसके पोजीशन को चेंज कर दें, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये मूवमेंट होता है, यही होता है मूवमेंट का मतलब, बस, राइट। मीन्स चेंजिंग द पोजीशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द बेसिक मीनिंग। बट इसका ध्यान देना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वर्ड्स को आप वर्ड्स के पोजीशन को चेंज कर रहे हो, मीनिंग चेंज हो जा रहा है, तो वो मूवमेंट नहीं होगा, मतलब मीनिंग्स रिमेन सेम, ओके। देन ये हमारा होता है, समझ में आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप उसके वर्ड्स को मतलब शिफ्ट कर दो या चेंज कर दो, राइट, विदाउट चेंजिंग इट्स बेसिक मीनिंग, ओके। अब देखो ये हो गया आपका मूवमेंट का मतलब, मैंने आपको बताया। इसके बाद यहाँ पे है मूवमेंट फिनोमिना इन अ लैंग्वेज, राइट। क्या होता है बेसिकली मूवमेंट फिनोमिना किसी भी लैंग्वेज में, तो
और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, राइट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट भी पूछता है। तो अब चलो यहाँ पे समझते हैं बेसिकली क्या फिनोमिना है, राइट। तो कॉमन टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, वही आपको यहाँ पे बताना है, राइट। पहला हमारे पास है ऑक्सिलरी मूवमेंट, राइट। क्वेश्चन फॉर्मेशन, ऑक्सिलरी मूवमेंट मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, वो मूव्स टू द फ्रंट टू मेक अ क्वेश्चन, राइट, इस तरीके से। तो ऑक्सिलरी वर्ब जैसे पीछे हमने देख लिया, राइट। तो उसी को हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे मूवमेंट का मतलब क्या है, वही पोजीशन को चेंज कर देना। तो जो भी हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब होगा ना, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम किसके आगे कर देंगे, बेसिकली सब्जेक्ट के आगे कर देंगे, राइट। जैसे देखो यहाँ पे स्टेटमेंट है सी इज कमिंग, वह आ रही है, राइट, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, ऑक्सिलरी मूवमेंट बहुत इजी है। देखो यहाँ पे सिंपल, इसको क्या करना है, इसके आगे कर देना है, इज सी कमिंग, क्वेश्चन बन गया। ये हमारा क्या होता है, क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो गया, इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी मूवमेंट। नाइस, ओके। अब बात करते हैं सेकंड हमारे पास है WH मूवमेंट, राइट। क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे वर्ड्स लाइक व्हाट, वेयर, हु, व्हाई मूव टू दी बिगिनिंग, इसे हम बिगिनिंग में करें। जैसे यू आर गोइंग वेयर, राइट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, राइट, इस तरीके से हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है, WH मूवमेंट होता है। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, ठीक है। इसके बाद है पैसिव मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है, द ऑब्जेक्ट मूव टू द सब्जेक्ट पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह हो जाएगा, इस तरीके से, राइट। जैसे ये सिंपल आपका पैसिव मूवमेंट जो होता है ना, ये एक्टिव पैसिव भी मान के चलो, राइट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जैसे राम एट मैंगो, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंगो वॉज ईटन बाई राम, राइट। तो ये हमारा देखो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, ये एक्टिव पैसिव तो होता है सिंपल, राइट। तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास है टॉपिकलाइजेशन, यानी इम्फेसिस क्या होता है, राइट। इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर मूव टू द फ्रंट फॉर इम्फेसिस। किसी सेंटेंस पे जोर देने के लिए, इम्फेसिस देने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली उसे फ्रंट मतलब आगे सबसे कर देते हैं। जैसे नॉर्मल हमारे पास क्या है, आई लाइक दिस बुक, नॉर्मल सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर किसी भी सेंटेंस पे, किसी वर्ड पे इम्फेसिस देना है, तो हम क्या करेंगे, दिस बुक आई लाइक, मतलब ये जो बुक है ना, इस पे इम्फेसिस दिया जा रहा है कि इस बुक को मैं लाइक करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास है। आई होप समझ पा रहे हो, राइट। ये टाइप्स ऑफ मूवमेंट में, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल है, जिससे क्या होता है, क्वेश्चंस फॉर्म होता है, राइट। सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, तो लिख सकते हो काफ़ी सारे पॉइंट्स। तो ये हो गया मूवमेंट इन लिंग्विस्टिक्स का मतलब, सब कुछ अच्छे से बताना, शॉर्ट पॉइंट्स में लिखा है, बट डिटेल में भी बता सकते हो अगर आता है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि इसमें दिया है, हैंडलिंग क्वेश्चंस इन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम क्या करेंगे ना, जो भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हमारे पास होता है, उसमें हम कैसे क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। देखो, अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज टू फॉर्म सेंटेंसेस, ओके। CFG क्या होता है, बेसिकली एक रूल होता है जिसका यूज करके हम नए नए सेंटेंस को बना सकते हैं, राइट। तो सिंपल रूल जो हमारे पास होता है, किसी भी सेंटेंस में नाउन फ्रेज होगा, वर्ब फ्रेज होगा, राइट। तो ये चीज़, अब देखो, नॉर्मल CFG रूल्स आर फॉर द स्टेटमेंट बट क्वेश्चंस हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे स्टेटमेंट क्या है, यू आर कमिंग, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आर यू कमिंग। सो वी नीड स्पेशल रूल्स टू हैंडल दीज क्वेश्चंस, ओके। तो इसी वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। अब कैसे यहाँ पे CFG कैसे हैंडल करता है क्वेश्चंस का, तो आओ देखते हैं। CFG इज मॉडिफाइड बाय एडिंग न्यू रूल्स फॉर क्वेश्चंस। तो पहला हमारे पास है यस नो क्वेश्चंस, यानी ऑक्सिलरी मूवमेंट, जो पीछे हमने देखा, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वही आप लिख सकते हो। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी वर्ब, राइट, देन नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, इस तरीके से। स्टेटमेंट है यू आर कमिंग, तो जो अभी पीछे आपने ऑक्सिलरी मूवमेंट पढ़ा ना, वही लिख देना है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, राइट। थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज लिखा हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे क्या किया गया, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसको पहले कर दिया गया नाउन फ्रेज के आगे, ठीक है, वही तो है, ठीक। तो WH क्वेश्चन, WH मूवमेंट वहाँ पे था, राइट। तो ये भी वही सेम चीज़ है, बट थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इस रूल टाइप से आपको यहाँ पे लिख देना है, वहाँ पे भी लिख देना, यहाँ पे भी लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा अच्छा मतलब रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। और वही सेम चीज़ है, देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, तो उसका रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। वही जो पीछे मैंने आपको बताया ना, वही दोनों यहाँ पे आपको लिखना है, कैसे CFG हैंडल करता है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ह्यूमन प्रेफरेंसेस इन पार्सिंग, राइट। ह्यूमन का प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है पार्सिंग में, आओ इसे देखते हैं। अगेन पार्सर नहीं पता है, पार्सर क्या होता है, यूनिट 3 में ही बताया था, तो बार बार इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, स्टार्टिंग से देखो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ह्यूमन प्रेफरेंसेस इन पार्सिंग
का मतलब बेसिकली है व्हेन अ सेंटेंस हैज मोर देन वन मीनिंग सो ह्यूमन यूजुअली चूज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट नेचुरल मीनिंग, राइट। एक मान लेते हैं एक वर्ड का, एक सेंटेंस का मतलब कि मोर देन वन मीनिंग निकल रहा है, ठीक है, तो ह्यूमन क्या करेगा, चूज करेगा सिंपलेस्ट एंड मोस्ट नेचुरल मीनिंग उसका जो भी होगा, ठीक है। तो यही है ह्यूमन का प्रेफरेंसेस पार्सिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा है कि नहीं, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। सो ह्यूमन प्रेफर द इजीएस्ट एंड मोस्ट मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंटेंस। देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास है आई सॉ द मैन विद अ टेलीस्कोप, राइट। अब इसके दो मीनिंग यहाँ पे निकल रहा है, इसको रीड करोगे पता चल रहा है मैंने एक मैन को देखा टेलीस्कोप के साथ, मतलब वो टेलीस्कोप लेकर के खड़ा था, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मैंने टेलीस्कोप का यूज करके एक आदमी को देखा, ठीक है। तो पॉसिबल मीनिंग निकल रहा है, बट नेचुरली कर मीनिंग आप इसको देखोगे तो देखो दो मीनिंग तो निकल रहा है। तो ह्यूमन क्या करेगा, यूजुअली चूज करेगा मोर नेचुरल मीनिंग। क्या निकल के आ रहा है, इसे रीड करोगे तो नेचुरल मीनिंग बेसिकली आपका क्या निकल के आ रहा है, आई सॉ द मैन विद अ टेलीस्कोप, मैंने एक मैन को टेलीस्कोप के साथ देखा, ये नेचुरल मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। तो टाइप्स, कितने टाइप्स के ह्यूमन प्रेफरेंसेस हो सकते हैं। पहला हमारे पास है मिनिमल अटैचमेंट, मतलब ह्यूमन प्रेफर द सिंपलेस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये होता है हमारे पास लेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, जिसमें कि बेसिकली सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर वो चूज करता है। दूसरा हमारे पास है राइट एसोसिएशन, राइट। ह्यूमंस प्रेफर टू अटैच न्यू वर्ड्स टू नियरेस्ट फ्रेज, राइट। जैसे सी सेड ही लेफ्ट एस्टरडे, सो एस्टरडे यहाँ पे लिंक्ड किससे है, लेफ्ट से, सो नियरेस्ट वर्ब हमारे पास यही है, ये देखो, ठीक है। तो ये राइट एसोसिएशन ये होता है, ह्यूमन प्रेफर करता है न्यू वर्ड्स को अटैच करता है उसके नियरेस्ट फ्रेज से, ओके। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ओके। सो हेल्प कंप्यूटर चूज द करेक्ट मीनिंग, एम्बिग्यूटी मतलब कि रिड्यूस होता है, पार्सिंग एक्यूरेट हो पाता है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब चलो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, व्हाट इज इनकोडिंग अनसर्टेनिटी, क्या होता है, राइट। इनकोडिंग अनसर्टेनिटी क्या होता है, ओके। इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि ओके, जब कोई सेंटेंस अगर उसके मतलब कि मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग उसका निकल रहा है तो उस सिचुएशन को कौन हैंडल करेगा, उसी को सिंपल हैंडल करने की टेक्निक को हम इनकोडिंग अनसर्टेनिटी ही कहते हैं। इनकोडिंग सर्टेनिटी सिंपली मीन्स कि कोई सेंटेंस है अगर उसके मोर देन वन मीनिंग निकल रहा है, राइट, तो उस सिचुएशन को बस हैंडल करना, ये होता है। वही लिखा है हैंडलिंग सिचुएशन वेयर अ सेंटेंस हैज मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे व्हेन द कंप्यूटर इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग इट यूजेस प्रोबेबिलिटी चांसेस टू चूज द बेस्ट मीनिंग, ओके। सो क्यों मतलब होता है, बिकॉज नेचुरल लैंग्वेज इज एम्बिगुअस, अनक्लियर, समटाइम डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। लाइक आई वेंट टू द बैंक, तो बैंक एक हो सकता है फाइनेंशियल वाला, एक जो रिवर बैंक होता है वो उस तरीके, तो मतलब अलग अलग यहाँ पे मतलब पॉसिबल मीनिंग इसका निकल रहा है। तो सिस्टम अनसर्टेन है हमारे पास, राइट, अबाउट द मीनिंग, ओके। तो ये इनकोडिंग अनसर्टेनिटी हमारे पास होता है। हाउ इट इज सॉल्व्ड, राइट, सो द सिस्टम असाइन प्रोबेबिलिटी टू ईच मीनिंग्स, राइट। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल लाइकलीहुड इसे बोलते हैं, कहने का मतलब है सिस्टम क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी हर एक मीनिंग को असाइन करे। जैसे बैंक है, फाइनेंशियल वाला हो सकता है, 80% ज़्यादा चांसेस है, 20% ये, ऐसे करके एग्जांपल दिखा देना यहाँ पे, राइट। इट सिलेक्ट द मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग, राइट। सो अनदर एग्जांपल हो सकता है ही सा द गर्ल विद अ टेलीस्कोप, वही पीछे वाला एग्जांपल, राइट। तो हु हैज द टेलीस्कोप, द सिस्टम यूज कॉन्टेक्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी टू डिसाइड इट, ओके। तो इन कोडिंग अनसर्टेनिटी का मतलब यही होता है, ठीक है, सिंपल उस सिचुएशन को हैंडल करना जब किसी भी सेंटेंस की मोर देन वन मीनिंग निकल रही हो, ओके। नाउ द लास्ट टॉपिक इज डिटर्मिनिस्टिक पार्सर, राइट। आओ इसे देख लेते हैं, डिटर्मिनिस्टिक पार्सर क्या होता है, इसके बाद टॉपिक खत्म, बहुत छोटी यूनिट थी, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक पार्सर क्या होता है, राइट। डिटर्मिनिस्टिक पार्सर इज अ टाइप ऑफ पार्सर दैट चूजेस ओनली वन पाथ, वन रूल एट अ टाइम व्हाइल एनालाइजिंग अ सेंटेंस। कोई सेंटेंस है उसको एनालाइज किया जा रहा है तो क्या करेगा, वहाँ पे सिंपल एक ही रूल एट टाइम अप्लाई किया जाएगा उसको एनालाइज करने के लिए, राइट, इस तरीके से। इट डज नॉट ट्राई मेनी पॉसिबिलिटीज, ओके, इट जस्ट पिक वन बेस्ट ऑप्शन, ओके। The parser read the sentence. Each steps it select only one grammar rule. It continues step by step until the sentence is passed. Right? Sentence है C is playing. Parser क्या करेगा? Identify करेगा C noun phrase है. Is playing verb phrase हो जाएगा. तो sentence क्या फॉर्म बन रहा है? दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट। तो it does not check many options. It directly choose the correct one. ठीक, ये हो जाएगा। फीचर्स क्या क्या होते हैं? फॉलो करता है सिंगल पाथ, फास्ट एंड एफिशिएंट होता है। डज नॉट एक्सप्लोर मल्टीपल अल्टरनेटिव्स और एडवांटेज का है, फास्टर होता है, यूजलेस मेमोरी, सिंपल टू इम्प्लीमेंट। डिसएडवांटेज भी है, मे गिव रॉन्ग रिजल्ट, इधर चूजन पाथ इज इनकरेक्ट।
कैन नॉट हैंडल एम्बिग्विटी वेल। तो ये हो गया बेसिकली आपका NLP का यूनिट 4 का कंप्लीट वन शॉट। एक बार चलो यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस। ये था आपका यूनिट का नाम ग्रामर फॉर नेचुरल लैंग्वेज, राइट। और ये सारे बहुत छोटे छोटे यहाँ पे मतलब टॉपिक्स दिए हुए हैं, राइट। बट हाँ ध्यान देना, लास्ट के जो यूनिट्स होते हैं बहुत इजी हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, बट आपको यूनिट फर्स्ट इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट थोड़ा सा लेंदी है, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, फिर 4, 5 थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया आपका यूनिट 4 का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, पूछना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जाकर नोट्स डाउनलोड कर लें। थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। थैंक यू सो मच।